नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए विस्तृत अध्याय में, द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये भारत की स्वतंत्रता तक का एक लंबा, जटिल और उतार चढ़ाव भरा सफर था, वाकई। नमस्कार। बिल्कुल जटिल तो है ही और महत्वपूर्ण भी उतना ही। हाँ, और हमारे पास इस विषय पे काफ़ी विस्तृत नोट्स और कुछ पीडीएफ एक्सर्प्ट्स का अच्छा खासा संग्रह है, जो इस पूरे दौर को अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। तो आज हमारा मिशन है इस विशाल जानकारी के भंडार से सबसे ज़रूरी नगेट्स ऑफ नॉलेज और इनसाइट निकालना। हम देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेकर फिर 1947 की इंडिपेंडेंस तक मुख्य पड़ाव क्या थे, कौन सी प्रमुख आइडियोलॉजीज थी और कैसे अलग अलग रणनीतियों ने मिलकर भारत की आज़ादी की कहानी को आकार दिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल, ये विषय सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक क्रम नहीं है। जैसा आपने कहा, ये विचारों की, संघर्षों की और गहरे सामाजिक राजनीतिक बदलावों की कहानी है। तो इन स्रोतों से हमारा लक्ष्य होगा मुख्य जानकारियों को समझना और ये जानना कि ये घटनाएं क्यों महत्वपूर्ण थीं, वाइट मैटर्स, और इनका भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ा। तो कहाँ से शुरू करें? जाहिर है 1857 की रिवोल्ट ऑफ 1857 से। इसे अक्सर ब्रिटिश इतिहासकार सिपॉय म्यूटिनी कहकर थोड़ा सीमित कर देते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि चर्बी वाले कारतूस, द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंसिडेंट, वो महज एक ट्रिगर पॉइंट था, एक चिंगारी थी बस। हाँ, चिंगारी जिसने बारूद में आग लगा दी। बिल्कुल, लेकिन वो बारूद जमा हो रहा था कई दशकों से। स्रोत इसके पीछे कई गहरे कारण बताते हैं। पहला, जबरदस्त इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, किसानों पर भारी लगान, पारंपरिक उद्योगों का विनाश। हाँ, वो दस्तकारी वगैरह सब खत्म हो रही थी। बिल्कुल। और फिर जमींदारों और ताल्लुकदारों से जमीनें छीनना। दूसरा, अंग्रेजों का सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, जैसे एलिमिनेशन ऑफ सती या फिर विडो मैरिज सपोर्ट। और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी थीं। हाँ, जिन्हें कई भारतीयों ने अपनी संस्कृति पर हमला माना। और फिर राजनीतिक कारण भी थे। लॉर्ड डलहौजी की वो कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। हाँ, जिसके तहत कई रियासतों जैसे सतारा, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। और अवध का विलय तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था उस वक्त। बिल्कुल। और फिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नाम मात्र का नेता बनाना, ये भी दिखाता है कि ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत से कहीं ज्यादा बड़ा आंदोलन था। हाँ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे शासक और जमींदार भी शामिल हुए। इसे निश्चित रूप से एक वाटरशेड मोमेंट कहा जा सकता है। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया और भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। एक और महत्वपूर्ण बात जो स्रोत उजागर करते हैं वो है विद्रोह की प्रकृति, द नेचर ऑफ द रिवोल्ट पर चल रही बहस। क्या ये पूरी तरह से सामंती प्रतिक्रिया थी या इसमें शुरुआती राष्ट्रवादी तत्व भी मौजूद थे? हाँ, ये बहस तो है। साक्ष्य मिले जुले हैं। अवध जैसे क्षेत्रों में तालुकदारों और किसानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और इसने हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जो बाद के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक प्रेरणा बना। सही। तो 1857 की इस उथल-पथल के बाद एक ज़रूरत महसूस हुई एक संगठित एक अखिल भारतीय मंच की, जो भारतीयों की आवाज़ ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। इसी पृष्ठभूमि में फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) की स्थापना हुई। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, कि इसकी स्थापना में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम की अहम भूमिका थी। बिल्कुल, और ह्यूम की भूमिका ने ही सेफ्टी वैल्व थ्योरी को जन्म दिया। हाँ, ये थ्योरी काफ़ी चलती है। इस थ्योरी के अनुसार कुछ विश्लेषकों का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को इसलिए बनने दिया ताकि भारतीयों का बढ़ता असंतोष एक नियंत्रित और शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल सके और कोई दूसरा 1857 जैसा विस्फोट न हो। एक तरह का प्रेशर कुकर रिलीज वाल्व। हाँ, कुछ वैसा ही। हालांकि कई भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि ये भारतीय नेताओं की अपनी पहल का नतीजा था। ह्यूम तो बस एक सहायक थे। खैर, कांग्रेस का जो शुरुआती दौर था, लगभग 1885 से 1905 तक, उसे मॉडरेट फेज कहते हैं। इस दौर के नेता थे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनका तरीका क्या था? इनका तरीका था
कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करना। ये याचिकाएं दायर करते थे, सभाएं करते थे, ज्ञापन सौंपते थे, मतलब ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीय मांगों से अवगत कराते थे। और इनकी मुख्य मांगे क्या थी उस वक्त? मुख्य मांगे थी प्रशासन का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स, सैन्य खर्च में कटौती, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और हाँ, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार। और दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थियोरी, वो तो इस दौर का एक मील का पत्थर थी, निश्चित रूप से। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार बड़े पैमाने पर आंकड़ों के साथ ये सिद्ध किया कि कैसे भारत का धन लगातार ब्रिटेन जा रहा है, जिससे भारत गरीब हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा खुलासा था। हाँ, ये ड्रेन थ्योरी ब्रिटिश शासन के नैतिक दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान थी। हालांकि मॉडरेट्स की ठोस उपलब्धियां सीमित थीं, जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, जिसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों की संख्या थोड़ी बढ़ाई, पर उनका सबसे बड़ा योगदान था एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना। हाँ, और लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना। बिल्कुल, और ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र को उजागर करना। लेकिन उनकी सीमाएं भी थी। स्रोत बताते हैं कि उनका आधार मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था और वो आम जनता से सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाए। सही बात है। और साथ ही ब्रिटिश न्यायप्रियता और सुधारों में उनका विश्वास शायद जरूरत से ज्यादा था। हाँ, और इसी विश्वास के टूटने और उनकी धीमी प्रगति से जो निराशा उपजी, उसने आंदोलन में एक नए मोड़ को जन्म दिया। सही कहा। मॉडरेट्स के तरीकों से बढ़ती हताशा, ब्रिटिश सरकार की लगातार उपेक्षा और बढ़ते राष्ट्रीय आत्मविश्वास, इन सब ने मिलकर एक ज्यादा उग्र राष्ट्रवादी धारा को जन्म दिया, जिसे मिलिटेंट नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण थे? कई कारण थे। पहला, ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल की गहरी पहचान, खासकर नौरोजी की ड्रेन थियरी के बाद। दूसरा, बढ़ता आत्मविश्वास और शिक्षा का प्रसार, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। हाँ, लोग पढ़ लिख रहे थे, दुनिया को जान रहे थे। बिल्कुल। और तीसरा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, जैसे 1905 में छोटे से एशियाई देश जापान का विशाल रूस पर विजय और इथियोपिया, अबिसिनिया द्वारा इटली की हार। इसने वो जो यूरोपीय अपराजयता का मिथक था, उसको तोड़ा। और इस माहौल में लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां और खासकर 1905 में बंगाल के विभाजन के फैसले ने तो जैसे आग में घी का काम किया। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों ने बहाना तो प्रशासनिक सुविधा का बनाया। हाँ, कि बंगाल बहुत बड़ा है, संभालना मुश्किल है। पर असली मकसद था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 से 1908 तक चला ये। हाँ, और ये आंदोलन सिर्फ विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं था। इसका दायरा बहुत व्यापक था। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी, बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे संस्थान खुले। अच्छा। आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति पर बल दिया गया, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म का भी उभार हुआ। लोक कलाओं, साहित्य, संगीत का प्रयोग राष्ट्रवाद जगाने के लिए हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान आमार सोनार बांग्ला लिखा। हाँ, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इस दौर के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें लोकप्रिय रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। और साथ में अरविंद घोष भी थे। हाँ, और तिलक का वो प्रसिद्ध नारा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्हीं बढ़ते वैचारिक मतभेदों मतलब तरीकों और लक्ष्यों को लेकर के चलते 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई, नरमपंथी मॉडरेट्स और गरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट्स। हाँ, द सूरत स्प्लिट। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। गरमपंथियों का मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, छीननी पड़ेगी और इसके लिए पैसिव रेजिस्टेंस से लेकर ज्यादा सीधी कार्रवाई की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो जहां एक तरफ ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अपने अपने तरीकों से संघर्ष कर रहे थे, वहीं एक और धारा भी उभर रही थी जो ज्यादा क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास रखती थी।
हाँ, स्रोत इसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या कभी-कभी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म भी कहते हैं। ये युवा मानते थे कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति और हिंसा जरूरी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि ये गतिविधियां मुख्य धारा के आंदोलनों जितनी व्यापक नहीं थी, इनका भी अपना प्रभाव था। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में डर पैदा करना, भारतीय युवाओं को प्रेरणा देना और ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाना। हाँ, जैसे 1897 में पूना में चापेकर बंधुओं चापेकर ब्रदर्स द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या। बिल्कुल। स्रोत कई घटनाओं का जिक्र करते हैं। फिर 1908 का अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस, जिससे अरविंदो घोष जुड़े थे। 1909 में लंदन में मदनलाल ढींगरा द्वारा कर्जन वाइलीज असैसिनेशन। हाँ। 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और 1925 की प्रसिद्ध ककोरी रॉबरी। हाँ, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्यों जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान ने अंजाम दिया। और 1930 में मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार छापा, चिटगांग आर्मरी रेड। ये तो बड़ी घटनाएं थी। हाँ, और इन घटनाओं के साथ साथ विदेशों में भी गतिविधियां चल रही थीं, जैसे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस, अमेरिका और कनाडा में स्थापित गदर पार्टी। गदर पार्टी तो काफी मशहूर हुई थी। विश्व युद्ध के दौरान भारत में विद्रोह की कोशिश की, और 1914 का कोमागटा मारू इंसिडेंट, जिसने प्रवासी भारतीयों के गुस्से को भड़काया। यहाँ एक दिलचस्प बात है, HRA का बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के प्रभाव में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाना। हाँ, उसमें सोशलिस्ट जुड़ गया। ये समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। इन क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसने युवाओं में जोश भरा और आजादी की आग को जलाए रखा। और फिर 1915 में भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ जिसने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी, मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, गांधी जी की एंट्री। वो दक्षिण अफ्रीका में अपने नस्ल भेद विरोधी संघर्ष और सत्याग्रह के अनोखे तरीके का सफल प्रयोग करके लौटे थे। वहां उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाई थी और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। भारत आकर गांधी जी ने पहले साल तो देश का भ्रमण किया, लोगों की समस्याओं को समझा, फिर उन्होंने अपने सत्याग्रह के हथियार को भारत में आजमाया। हाँ, उनके शुरुआती प्रयोग। 1917 में बिहार का चंपारण सत्याग्रह, जहां उन्होंने नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन करने वाले किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाई। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जहां उन्होंने मजदूरों के हक के लिए अनशन किया। और फिर खेड़ा सत्याग्रह। हाँ, और फिर 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, जहां फसल बर्बाद होने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ किसानों का साथ दिया। इन शुरुआती सफलताओं ने गांधी जी को आम जनता से जोड़ा और उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। गांधी जी का तरीका बिल्कुल नया था। सत्याग्रह यानी सत्य, ट्रूथ, और अहिंसा, नॉन वायलेंस पर आधारित जनसंघर्ष। और फिर 1919 में ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई। हाँ, वो ब्लैक एक्ट, जिसे भारतीयों ने ब्लैक एक्ट कहा। ये कानून सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देता था। मतलब बिल्कुल मनमाना कानून। बहुत ही दमनकारी था। इस दमनकारी कानून के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए। पंजाब में विरोध काफी तीव्र था, जिसके चलते सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। और इसी क्रम में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग मैसेकर की वो दर्दनाक घटना हुई। हाँ, जहां जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसने तो पूरे देश को झकझोर दिया था। बिल्कुल, इस नरसंहार ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और ब्रिटिश न्यायप्रियता के भ्रम को तोड़ दिया। इसी पृष्ठभूमि में गांधी जी ने एक बड़े जन आंदोलन की नींव रखी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के मुद्दे, खिलाफत इशू को रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के अन्याय के साथ जोड़ा। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बड़ा कदम था और एक बड़ा मंच तैयार किया। और 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज किया। इस आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, मतलब क्या-क्या करना था इसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कार्यक्रम काफी व्यापक था। इसमें शामिल था सरकारी उपाधियों और सम्मानों को लौटाना, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, सरकारी स्कूलों,
कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स। वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और जलाना, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ और चरखे और खादी का प्रचार करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। स्रोत बताते हैं कि इस आंदोलन को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला। छात्र, वकील, किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी समाज के लगभग सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा लिया। हाँ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी अपने शिखर पर थी। ऐसा लग रहा था कि स्वराज बस 1 साल में मिल जाएगा। लेकिन फिर फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा की घटना से गांधी जी बेहद आहत हुए। हाँ, बहुत दुखी हुए थे वो। और उन्होंने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। इसका क्या मतलब था? सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये फैसला क्यों लिया गया? देखिए, गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, वो एक अटूट सिद्धांत था। उनका मानना था कि गलत तरीकों से सही लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। मीन्स एंड एंड्स दोनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल, चौरी चौरा की हिंसा उनके इस सिद्धांत का उल्लंघन थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, भले ही वो अपने चरम पर था। इस फैसले की आलोचना भी हुई थी काफी। हाँ, काफी आलोचना हुई। कई नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष बोस इससे सहमत नहीं थे। लेकिन ये गांधी जी की साधन और साध्य की पवित्रता में अटूट आस्था को दर्शाता है। लेकिन इसका असर क्या हुआ? भले ही आंदोलन तत्काल स्वराज नहीं दिला सका, लेकिन इसने कांग्रेस को एक सच्चे जन संगठन, मास ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया, राष्ट्रवाद की भावना को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, आम लोगों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाई और गांधी जी को भारतीय राजनीति के निर्विवाद नेता, अनडिस्प्यूटेड लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। असहयोग आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संघर्ष रुका नहीं बल्कि और तीव्र हो गया। 1920 में कुछ समय की शांति के बाद 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM शुरू किया। हाँ, और इसकी शुरुआत हुई उनकी प्रसिद्ध दांडी मार्च से। हाँ, नमक सत्याग्रह, जहां उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून तोड़ना तो एक प्रतीक था, असल में ये ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा का राष्ट्रव्यापी आह्वान था। लोगों ने न सिर्फ नमक बनाया बल्कि अन्य कानूनों को भी तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरना दिया। हाँ, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिल्कुल, और कई जगहों पर किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। सरकार ने फिर से कठोर दमन चक्र चलाया। गांधी जी समेत हजारों सत्याग्रही जेल गए। इसी दौरान लंदन में वो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुए थे। हाँ, 3 सम्मेलन हुए थे भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए। कांग्रेस ने गांधी इरविन पैक्ट के बाद केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। CDM के बाद ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आई। इसने प्रांतों ने सीमित स्वशासन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की व्यवस्था की। हाँ, जिसके तहत 1937 में चुनाव हुए और कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी, लेकिन केंद्र में अभी भी वायसराय का ही दबदबा था और रक्षा और विदेश मामले अंग्रेजों के हाथ में थे। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2, और भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर दिया गया। हाँ, बिना भारतीय नेताओं से पूछे। इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन में क्या था? उसने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का वादा किया, लेकिन तत्काल सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के भारत छोड़ने का आह्वान करते हुए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। ये आंदोलन पिछले आंदोलनों से काफी अलग था, है ना? हाँ बिल्कुल, गांधी जी समेत सभी बड़े नेता तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए और ये एक स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह, स्पॉन्टेनियस मास अपराइजिंग में बदल गया, जिसमें कई जगहों पर सरकारी सत्ता खत्म हो गई और भारी हिंसा और दमन हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। बिल्कुल, और इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर निकलकर जर्मनी और फिर जापान पहुंचे थे। हाँ, उनका वो नाटकीय पलायन। उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। हालांकि INA का सैन्य अभियान सफल नहीं हुआ,
लेकिन युद्ध के बाद जब आईएनए के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला, हाँ, दी INA ट्रायल्स। तो पूरे देश में उनके समर्थन में लहर दौड़ गई। इसने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की वफादारी पर भी सवाल खड़े कर दिए, जो अंग्रेजों के लिए चिंता का बड़ा कारण बना। तो युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत भी खासा थी और भारत में राष्ट्रवाद चरम पर था। हाँ, वो एक साम्राज्य को संभाल पाने की स्थिति में नहीं थे। नौसेना विद्रोह, नेवल म्यूटिनी 1946 जैसी घटनाओं ने भी अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं। अंततः ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण का फैसला किया। पहले कैबिनेट मिशन आया, फिर लॉर्ड माउंटबैटन वाइसरॉय बनकर आए। माउंटबैटन ने पाया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता संभव नहीं है और विभाजन अनिवार्य है। हाँ, दुखद था ये। उन्होंने माउंटबैटन योजना, माउंटबैटन प्लान प्रस्तुत की, जिसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ी विभाजन की भयानक त्रासदी के रूप में। हाँ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हुए। एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी वो। तो ये था इंडियन नेशनल मूवमेंट के विशाल और जटिल इतिहास में हमारा आज का एक तरह से अन्वेषण। हमने देखा कि कैसे 1857 की पहली चिंगारी से लेकर 1947 की आज़ादी तक अलग अलग दौर में अलग अलग विचारधाराओं और रणनीतियों ने अपना योगदान दिया। हाँ, मॉडरेट्स की याचिकाओं और जागरूकता अभियानों से एक्सट्रीमिस्ट्स के स्वदेशी और बॉयकॉट तक, रेवोल्यूशनरीज के बलिदानों से लेकर गांधी जी के अनूठे सत्याग्रह और अभूतपूर्व जन आंदोलनों तक। बिल्कुल, ये सफर किसी सीधी रेखा पर नहीं चला। स्रोत बताते हैं कि इसमें निरंतर बहसें थीं, रणनीतियों पर मतभेद थे और समय के साथ तरीकों में बदलाव आए। सेफ्टी वाल्व्स थ्योरी से लेकर ड्रेन थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन से लेकर पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कॉपरेशन से लेकर सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया, डू और डाई तक, हर चरण, हर विचार ने इस महागाथा को गढ़ने में अपनी भूमिका निभाई। हाँ, ये स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता का किसी एक व्यक्ति या एक तरीके का परिणाम नहीं, बल्कि अनेक धाराओं, बलिदानों और संघर्षों का संगम थी। एकदम सही। और श्रोताओं के लिए जाते जाते सोचने के लिए एक बिंदु, प्रोवोकेटिव थॉट। स्वतंत्रता संग्राम की ये विभिन्न धाराएं और रणनीतियां, नरमपंथी, मॉडरेट, गरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी और गांधीवादी, गांधीयन, क्या ये केवल एक दूसरे की विरोधी थी या किसी गहरे स्तर पर एक दूसरे की पूरक भी थी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन विविध दृष्टिकोणों के आपसी टकराव और कभी कभार के सहयोग ने अंततः भारत की स्वतंत्रता के स्वरूप और उसके बाद के राष्ट्र निर्माण को किस तरह प्रभावित किया। इस बहुआयामी और सबक सिखाने वाले इतिहास से आज क्या प्रासंगिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं?